तो दोस्तों, एनीमे की शुरुआत होती है एक फूल से। एक खूबसूरत फूल, लेकिन उस पे गिरा होता है खून का एक बूंद। कैमरा धीरे धीरे मूव करता है और हम देखते हैं कुछ लोग खड़े हैं। उनका चेहरा दिख रहा है, लेकिन उनकी आंखें नहीं। जैसे वो सब किसी अजीब और शॉकिंग चीज को देख रहे हों। सिर्फ लोग ही नहीं, एक छोटा सा कौवा भी वहां आ जाता है। जैसे कुदरत को भी लग रहा हो कि यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा। और तभी हम देखते हैं एक बहुत तेज धार वाली तलवार, जो किसी आदमी के गले पर रखी हुई है। एग्जीक्यूशन होने वाला है। लेकिन ट्विस्ट ये है, चाहे जितनी जोर लगाई जाए, तलवार उसका गला काट ही नहीं पा रही। फिर हमें समझ आता है कि डिकैपिटेशन यानी गर्दन काटना उतना आसान नहीं होता। सिर्फ कोई एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन ही एक ही वार में ये कर सकता है, वरना काफी मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं एक सफेद बालों वाला लड़का, जो घुटनों के बल बैठा है, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। उसके सामने बैठा है एक मोटा सा आदमी, शायद शोगुन या बड़ा ऑफिसर, जो पूरा सीन मजे से देख रहा है। एग्जीक्यूशनर फिर से कोशिश करता है और पूछता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन हमारा गाबी मारू बिल्कुल शांत से बोलता है, कुछ नहीं। एग्जीक्यूशनर पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन तलवार फिर भी काम नहीं करता। और जितना ज्यादा वो ट्राई करता है, उतना ही फेल होता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि यूजुअली जब गर्दन काटी जाती है तो जगह काफी मैसी हो जाती है, पर यहाँ तो एक भी घाव नहीं है। अब हम सोचते हैं, अगर गाबी मारू को चोट नहीं लगा तो फूल पर खून कैसा? और नैरेटर मजाक में बोलता है, अरे भाई एनीमे है, ज्यादा लॉजिक मत ढूंढो। आखिरकार एग्जीक्यूशनर की तलवार ही टूट जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। मोटा शोगुन भी हैरान हो जाता है, और हमारा गाबी मारू बस थक कर हंस लेता है, जैसे कह रहा हो, मुझे तो कुछ भी मार नहीं सकता। एग्जीक्यूशनर डर के मारे हिल जाता है। तब हम फाइनली उस लड़के का चेहरा क्लियरली देखते हैं, और वो खुद से पूछता है, मैं क्यों नहीं मर रहा? अब तक एनीमे में उसका नाम नहीं बताया था, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है उसका नाम है गाबी मारू। गाबी मारू डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि वो मरना चाहता है। के हाथों पर 100 लोगों का खून है। उसने इतने लोग मारे हैं कि उसके जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि उसकी पुरानी किलिंग सीन्स काफी हैवी और डार्क हो जाती हैं। फिर एंट्री होती है एक मिस्ट्री वुमेन की, जो अब उसे जंजीरों से बंधा हुआ देख रही है। वो बताती है, गाबी मारू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक निंजा है। और सिर्फ निंजा नहीं, इवागुआकरे गांव का सबसे डेंजरस निंजा। ये गांव दुनिया के सबसे ब्रूटल और पावरफुल निंजास को ट्रेन करता है। बचपन से ही उसने डीमन की तरह ट्रेनिंग ली है, इसलिए उसका बॉडी ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बन चुका है। और शायद इसी वजह से उसे मारना इतना आसान नहीं। तो दोस्तों, अब वो मिस्ट्री वुमेन बताती है कि गाबी मारू का इतना ओवरपावर्ड और सुपर ह्यूमन बॉडी होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इवागुआकरे गांव में उसने शैतान की तरह ट्रेनिंग ली थी। वहाँ के टेस्ट इतने ब्रूटल होते हैं कि आदमी आधा मर जाता है, और जो बच जाए वही असली मॉन्स्टर बन जाता है। और वो और भी शॉकिंग बात बताती है, उस गांव के लोग अपने नंगे शरीर से तलवार तोड़ सकते हैं। मतलब सोचो कितनी इंसेन बॉडी होगी उनकी। लेकिन हमारा गाबी मारू एटीट्यूड में बोलता है, उन बेवकूफों से मुझे गुदगुदी भी नहीं होती। और फिर कहता है, मुझे किसी मार्शल आर्ट्स की जरूरत नहीं, मैं बिना किसी टेक्निक के ही सबको हरा सकता हूँ। ये सुनते ही वुमन थोड़ी इंटरेस्टेड हो जाती है। वो पूछती है, तुम जुत्सु यूज कर सकते हो? गाबी मारू शांत से बोलता है, हाँ। वो तुरंत बोलती है, मुझे दिखाओ। गाबी मारू पूछता है, क्यों? वो बिना डरे बोलती है, बस क्यूरोसिटी है। लेकिन गाबी मारू सीधा मना कर देता है, सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। और तभी एंट्री होती है मॉर्टाडेला फेस वाला चबी शोगन। वो ऑर्डर देता है, इसको जिंदा जला दो, क्योंकि ऑब्वियसली गाबी मारू को डेथ पेनल्टी मिली है अपने काउंटलेस मर्डर्स के लिए। और फिर गार्ड सूखी घास जमा करते हैं और उसे बांध देते हैं एक लकड़ी के खंबे से। गाबी मारू बस चुपचाप खड़ा होता है, जैसे उसे पता हो उससे कुछ नहीं होगा। फिर एनीमे थोड़ा हिस्टोरिकल इन्फो देता है। पुराने जापान में जो लोग आग लगाते थे, उन्हें जलाकर मारा जाता था। ये पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता था। स्किन जलती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हड्डियां तक टूट सकता है, और लोग अक्सर आग से नहीं बल्कि उसके धुएं से ही घुटकर मर जाते थे। मतलब सुपर पेनफुल डेथ। और फिर आग लगा दिया जाता है। फ्लेम्स गाबी मारू को घेर लेते हैं। उसका पूरा बॉडी जल रहा होता है, लेकिन ट्विस्ट, उसे कुछ भी फील नहीं होता।
वो आंखें खोलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शोगुन का मूड फिर से खराब हो गया। ये बंदा मर क्यों नहीं रहा? सीन कट होता है और फिर से दिखाया जाता है गाबी मारू चेन्स में बंधा हुआ है। इस बार वो धीरे से बोलता है, मैं इमॉर्टल बनना नहीं चाहता। काश मैं बस गायब हो जाऊं या मर जाऊं। ये सुनकर वो वुमेन चुपचाप पीछे से सब सुन रही होती है। तब गाबी मारू बोलता है, मुझे ठंड लग रही है, कुछ कपड़े दे दो। लेकिन वुमेन बिल्कुल मूव नहीं करती। वो कहती है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और उसका काम है गाबी मारू का केस रिकॉर्ड करना। गाबी मारू थोड़ा साइक करता है और बोलता है, मेरी स्टोरी बोरिंग है। वो कहती है, फिर भी बतानी पड़ेगी। और फिर इंटेरोगेशन शुरू होता है। वो वुमेन पूछती है उसका पास क्या है। तब गाबी मारू बताता है उसने कभी अपने पेरेंट्स को जाना ही नहीं, क्योंकि उसके विलेज के चीफ ने उन्हें उसकी आंखों के सामने मार दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि उसे अडॉप्ट करके निंजा बना सके। और हमें एक डार्क फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां छोटा सा बच्चा गाबी मारू और उसके पेरेंट्स को उसके सामने ब्रूटली मार दिया जाता है। सीन काफी हैवी हो जाता है। फिर वुमेन पूछती है, हमारा कोई सपना है, लाइक कोई गोल? गाबी मारू सीधे बोलता है, नहीं, मैं निंजा हूँ, मुझे सपने देखने की इजाजत नहीं, मेरा काम सिर्फ लोगों को मारना है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो कैजुअली एक कटा हुआ सर हाथ में पकड़े हुए है, जैसे वो उसके लिए नॉर्मल बात हो। मतलब उसे किलिंग का इतना आदत हो चुका है कि इमोशंस ही खत्म हो गए। और फिर वुमेन उससे आज का आखिरी सवाल पूछने वाली होती है और यहीं से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो गाबी मारू से कहती है, तुम इमॉर्टल हो, फिर भी तुम पकड़े कैसे गए? इस पर गाबी मारू शांत होकर जवाब देता है। वो कहता है कि उसने अपनी एल्डी छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ही साथी निंजास ने उसे धोखा दे दिया। सबने मिलकर उसे घेर लिया और फिर पकड़ लिया। गाबी मारू ये भी बोलता है कि उसकी एल्डिया में डेजर्ट करना मना है, इसलिए जो उसके साथ हुआ उस पर उसे कोई शिकायत नहीं। ये सुनने के बाद वुमेन पूछती है, पर तुम अपनी एल्डिया छोड़ना क्यों चाहते थे? लेकिन बदकिस्मती से एनीमे सीन चेंज कर देता है और हमें जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ चबी शोगन पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। उसकी रेपुटेशन का सवाल है और इस बार वो एक एग्जीक्यूशन ट्राई करता है, डेथ बाय ऑक्सेन। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो सिंपल शब्दों में इंसानों के दोनों पैर को बैलों से बांध दिया जाता है और बैलों को उल्टा डायरेक्शन में खींचने पर मजबूर किया जाता है। आइडिया ये होता है कि इंसान का शरीर उन जानवरों की ताकत से दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाए। एनीमे ये भी बताता है कि इंसान के लिम्स लगभग 500 किलो तक प्रेशर झेल सकते हैं, लेकिन एक बैल लगभग 900 किलो का फोर्स लगा सकता है। मतलब रिजल्ट का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। शोगुन अपनी फनी हेयर स्टाइल वाले लोगों को ऑर्डर देता है, बैलों को चलाओ। लेकिन ट्विस्ट फिर से होता है। गाबी मारू के पैर 900 किलो से ज्यादा फोर्स झेल लेते हैं। बैल थक जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गाबी मारू फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ओहो, फिर फेल हो गए। और शोगन बिल्कुल भड़क उठा है। उसकी इज्जत एक एग्जीक्यूशनर के रूप में मिट्टी में मिल रही होती है। वो और बैल मंगवाता है। तभी वो वुमेन गाबी मारू के पास आती है और कहती है, मुझे ये सब काफी अजीब लग रहा है। गाबी मारू पूछता है, क्या मेरा निंजा बॉडी? वो मना कर देती है। वो कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, लेकिन जब बैलों ने खींचना शुरू किया तुमने रेजिस्ट किया। ये एक कॉन्ट्रोडिक्शन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहती है, बोलते हो तुम्हें जीने का कोई लगाव नहीं, फिर तुम अपनी एल्डिया से भागने की कोशिश क्यों करते हो? ये भी सेंस नहीं बनाता। फिर वो कहती है, कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो। इससे हमें समझ आता है कि पिछली बार गाबी मारू ने ये नहीं बताया था कि वो डेजर्ट क्यों करना चाहता था। इस मोमेंट पर गाबी मारू का एक्सप्रेशन बदल जाता है। शांत चेहरा किलर लुक में बदल जाता है। तब शोगुन वुमन के पास आता है और बोलता है, रिपोर्ट छोड़ो, इसे अभी मारना होगा। लेकिन वुमेन स्टर्न आवाज में कहती है, मैं अपना काम पूरा करूंगी। तब एक सोल्जर आकर बताता है कि और बैल आ गए हैं, लेकिन वुमेन को कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, गाबी मारू का कंप्लीट केस रिपोर्ट। तब फाइनली गाबी मारू बोलना शुरू करता है। वो कहता है, इस बात का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सुन लो। वो बताता है कि इवागुआकरे एल्डिया में वो सबसे ऊपर के रैंक तक पहुंच गया था, क्योंकि वो सबसे बेस्ट असैसिन था। इसी वजह से एल्डिया के लीडर ने अपनी बेटी का हाथ गाबी मारू को दे दिया था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी गाबी मारू ने सोचा था।
वो किलर्स की दुनिया में पली थी, फिर भी वो बहुत ही दयालु, सिंपल और रिलीजियस थी। काबीमारू धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल का आदत डाल लेता है और जैसे ही ऐसा होता है उसका किलिंग स्किल्स कम होने लगता है। तब काबीमारू डिसाइड करता है मैं निंजा बनना छोड़ दूंगा और सिर्फ उसके साथ जीऊंगा। शुरू में एलडीए का चीफ रीजनेबल बनने का नाटक करता है और कहता है बस एक लास्ट मिशन कर लो, लेकिन आखिर में बहुत सारे निंजास ने मिलकर उसे घेर लिया और गाबीमारू ने लड़ने के बजाय खुद को सरेंडर कर दिया और इसी तरह गाबीमारू पकड़ा गया और अब वो यहाँ हैं अपनी डेथ का इंतजार करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है मौत उसके पास आती ही नहीं, क्योंकि बंदा प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। रात के टाइम वो मिस्ट्री वुमेन और इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि गाबीमारू का निकनेम है गाबीमारू द होलो, क्योंकि जब वो लोगों को मारता है उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं होता, ना गुस्सा, न दर्द, न खुशी, बिल्कुल ब्लैंक। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक और कहानी सुनी जहां गाबीमारू ने अकेले 20 निंजास से फाइट किया था और सबको मार दिया था। वुमन कंफ्यूज हो जाती है। ये बंदा बोलता है कि मरना चाहता है, फिर इतना सरवाइव क्यों करता है। नेक्स्ट डे फिर से एक नया एग्जीक्यूशन, इस बार उबलते हुए तेल में डालकर मारना। गाबीमारू को सीधा बॉइलिंग ऑयल में फेंका जाता है, लेकिन फिर वही रिजल्ट, कुछ नहीं होता। शोगुन तो डर के मारे ऑलमोस्ट रो देता है। ये इंसान है या राक्षस? अभी वुमेन बोलती है बस अब मेरा टाइम है। उधर गाबीमारू सोच रहा होता है मैं क्यों मरना रेजिस्ट करता हूँ, मैं तो खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए वो डिसाइड करता है अगली बार रेजिस्ट नहीं करूंगा, जो होगा होने दूंगा। लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जो एग्जीक्यूशन ग्राउंड की जगह रिचुअल रूम में ले जाया जाता है और वहां वो वुमेन खड़ी होती है। तब रिवील होता है उसका नाम है यामादा असाइमोन सागिरी। वो एक मास्टर स्वॉर्ड्स वुमेन है और असाइमोन क्लैन से बिलोंग करती है, जो फेमस है परफेक्ट डिकैपिटेशन स्किल्स के लिए, और उसका निकनेम है द डिकैपिटेटर। सागिरी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे गाबीमारू पर अटैक करती है। गाबीमारू तुरंत फील करता है ये लड़की स्ट्रांग है। वो डॉज करता है, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन थोड़ी सी कट हो जाती है। पहली बार गाबीमारू को डर फील होता है, मैं सच में मर सकता हूँ। सागिरी बोलती है मैंने तुम्हारा पूरा केस स्टडी किया है, तुम्हारे अंदर एक एबिस है, एक खालीपन, लेकिन तुम गलत हो। तुम मरना नहीं चाहते, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। तुम एक्चुअली जीना चाहते हो और अपनी वाइफ के लिए जीना चाहते हो। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। गाबीमारू अपनी वाइफ के साथ पीसफुल लाइफ जी रहा है। दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। सिंपल सपना, बस शांति से साथ जीना है। इसलिए गाबीमारू ने डिसाइड किया था मैं निंजा का काम छोड़ दूंगा। लेकिन उसका ससुर यानी विलेज चीफ सबसे बड़ा कमीना निकला। पहले हाँ बोला, फिर धोखा दिया और इतना ही नहीं, अपनी ही बेटी का चेहरा जला दिया ताकि कोई उसे एक्सेप्ट ना करे। मतलब पूरी ट्विस्टेड माइंडसेट। प्रेजेंट में वापस गाबीमारू सागिरी के अटैक्स डॉज कर रहा होता है। तब सागिरी रुकती है और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाती है। वो कहती है शोगुनेट का ऑर्डर है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे सारे क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे, डेथ सेंटेंस कैंसिल और तुम फ्री हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इवागुआकरे तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाएंगे। गाबीमारू शॉक हो जाता है, सच में फ्रीडम मिल सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, उसे जाना होगा अर्थली पैराडाइज, एक मिस्टीरियस आइलैंड। लोग कहते हैं वो जगह निर्वाणा जैसी है और वहां मिलता है एलिक्सर ऑफ लाइफ। जो पीता है वो इमॉर्टल हो जाता है। बहुत सारे सोल्जर्स गए थे, लेकिन सब वापस आ गए फूल बनकर। हाँ, लिटरली फ्लावर्स। इसलिए शोगुन ने डिसाइड किया अब वहां भेजे जाएंगे डेथ रो क्रिमिनल्स और सागिरी का काम है सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल्स को चूज करना जो जीना चाहता हो। गाबीमारू फाइनली डील एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे चाहिए सिर्फ एक चीज, अपनी वाइफ के पास वापस जाना। लेकिन जेल का जो मोटा शोगुन है वो गुस्से में चिल्लाता है मैं इसे भागने नहीं दूंगा। तभी सिचुएशन और भी क्रेजी हो जाती है। गाबीमारू अचानक सागिरी से पूछता है अभी भी तुम निंजुत्सु देखना चाहती हो? सागिरी सीधा बोलती है हाँ, और बस अगले ही सेकंड बूम, गाबीमारू फायर निंजुत्सु यूज करता है। आग का ब्लास्ट निकालता है और जितने भी गार्ड्स उसके आसपास थे सबको सेकंड्स में खत्म कर देता है। पूरा एरिया जल उठता है। अब गाबीमारू क्लियर डिसीजन ले लेता है मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढूंगा और अपनी वाइफ के पास वापस जाऊंगा। यही उसका न्यू गोल है,
अब स्टोरी थोड़ी शिफ्ट होती है और फोकस आता है सागिरी पर। हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। एक दिन वो अपने फादर को एग्जीक्यूशन करते हुए देखती है। एक क्रिमिनल जो अपनी लास्ट मोमेंट्स में मजेदार कहानी सुना रहा होता है और हंस रहा होता है, और फिर उसके फादर एक ही स्ट्राइक में उसका सिर काट देते हैं। इतना क्लीन कट, इतना स्मूथ कि क्रिमिनल को पता भी नहीं चलता कि वो मर चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, वो अपनी कहानी बोलते बोलते ही खत्म कर देता है, जैसे उसे पेन फील ही नहीं हुआ। तागिरी ये देखकर शॉक हो जाती है। उस मोमेंट से उसका गोल बन जाता है, मैं भी पापा जैसा परफेक्ट एग्जीक्यूशन करूंगी। टाइम स्किप, जब वो बड़ी होती है वो खुद एग्जीक्यूशनर बन जाती है और सच में उसकी स्वॉर्ड स्किल्स इंसेन होती हैं। एनीमे दिखाता है जब वो किसी का सर काटती है तो लगता है जैसे बॉडी बटर की बनी हो। लोग उसकी तारीफ करते हैं, तब उसकी स्किल से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन अंदर से तागिरी स्केयर्ड है। उसे विजन्स आते हैं। उसे लगता है जिन लोगों को उसने मारा उनकी बॉडीज और हाथ उसे पकड़ने आ रहे हैं, जैसे उनकी आत्मा उसे चेज कर रही हो। वो नाइटमेयर से परेशान रहती है। तब एक रेड हेयर वाला बंदा आई पैच के साथ उसे एडवाइस देता है। वो बोलता है, तुम्हारी एग्जीक्यूशंस में डाउट है, तुम्हारे अंदर फियर है, इसलिए तुम्हारा कट परफेक्ट नहीं होता। क्रिमिनल्स पेन फील करते हैं। तागिरी ये सुनकर और प्रैक्टिस करती है और भी हेड्स कट करती है, लेकिन फिर भी अंदर का डर नहीं जाता और इसलिए वो अपने फादर जैसा परफेक्ट नहीं बन पाती। एक दिन रेड हेयर बंदा बोलता है, अपनी स्वॉर्ड की ब्लेड देखो। तागिरी जब ब्लेड में रिफ्लेक्शन देखती है तो उसे क्रिमिनल्स के दर्द भरे चेहरे दिखते हैं और फिर भयानक एक हेलुसिनेशन डिकैपिटेटेड लोगों के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कह रहे हो तुमने हमें पेन दिया। तागिरी चाहती है एग्जीक्यूशन ऐसा हो जिसमें न पेन हो, न फियर, न हेट्रेड, बिल्कुल ऐसे जैसे टीवी का प्लग निकाल दो और बस स्क्रीन ऑफ हो जाए, इंस्टेंट और बिल्कुल पीसफुल। लेकिन क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशंस परफेक्ट नहीं है, हर विक्टिम की आत्मा उसे हॉन्ट करती रहती है। एनीमे में एक हैवी सीन भी दिखाते हैं जहां वो वल्नरेबल फील करती है और विक्टिम्स की शैडोज उसे घेर लेती है। फिर प्रेजेंट में वापस दिखाया जाता है, तागिरी काबीमारू के फेस पर एक कपड़ा बांधती है। पहले लगता है शायद एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन नहीं। रीजन ये है, क्रिमिनल्स को शोगुन का चेहरा देखने का हक नहीं। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं समुद्र के किनारे, वहां शोगुन के लोगों ने एक बड़ा सा टेंट लगाया है। पर्पस सब क्रिमिनल्स को एक जगह जमा करना, और यहीं से रियल मिशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ट्विस्ट ये है, टेंट का ऊपर का हिस्सा खुला है। तागिरी और गाबीमारू भी वहां पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सब क्रिमिनल्स एक लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं। तब एंट्री होती है शोगुन और उसके गार्ड्स की। सबको फॉर्मली वेलकम किया जाता है और बोला जाता है, तुम लोगों का ऑडियंस होगा रूलर के साथ। लेकिन जैसे पहले बताया था, सबके चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं क्योंकि क्रिमिनल्स को शोगुन का चेहरा देखने का हक नहीं। ये सुनते ही सब क्रिमिनल्स गुस्से में आ जाते हैं। चीखना चिल्लाना शुरू होता है, गाली गलौज होती है और बोलते हैं, हम कैदी हैं, हम कैदी हैं, अंधे नहीं। मीनवाइल सागिरी उन क्रिमिनल्स की फाइल्स और क्राइम्स पढ़ रही होती है और जब वो पढ़ती है उसे शॉक लगता है। इतने गंदे, इतने कावर्डली क्राइम्स कि वो समझ ही नहीं पाती कि कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। तभी गाबीमारू कंप्लेन करता है, सांस नहीं आ रही, मास्क हटाओ, मैं रूलर को देखना चाहता हूँ। तागिरी सीधा कोल्ड जवाब देती है, चुप रहो, ये पर मास्क तुम्हारी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। तब एक ऑफिसर लाउड वॉइस में सीक्रेट ऑर्डर्स पढ़ता है। मिशन अनाउंस होता है, तुम सबको जाना होगा निर्वाणा आइलैंड, वहां से लाना होगा एलेक्सर ऑफ लाइफ, और जो लाएगा उसको मिलेगी फ्रीडम प्लस माफी। ये सुनते ही क्रिमिनल्स एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा तो हद ही कर देता है। वो बोलता है, फ्रीडम मिल जाए तो मैं वापस जाकर और बुरे काम करूंगा, मतलब प्योर इविल बंदा। तागिरी उसे देखकर सोचती है, शायद इस टाइप के इंसान को मैं बिना हेजिटेट किए मार सकती हूँ, और वो अपने परफेक्ट एग्जीक्यूशन गोल के बारे में सोचती है। अब एंट्री होती है यूजुरिया नाम की एक लड़की की। वो गाबीमारू के पीछे खड़ी होती है और उसे पहचान लेती है। वो बोलती है, तुम गाबीमारू हो ना? अंडरवर्ल्ड में तुम्हारी काफी रेपुटेशन है, लोग कहते हैं कि तुम एक पागल जानवर की तरह फाइट करते हो। फिर उसे देखकर बोलती है, लेकिन तुम थोड़े छोटे हो हाइट में, और डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तागिरी ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है। वो सोचती है, क्या गाबीमारू भी इन सब जैसा ही है या इनसे भी ज्यादा डेंजरस? क्योंकि उसे अजीब लगता है, क्योंकि जब से गाबीमारू ने मिशन एक्सेप्ट किया उसमें कोई गुस्सा, कोई एक्साइटमेंट, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, बिल्कुल इमोशनलेस।
ये उसे डिस्टर्ब करता है। तब एक ऑफिसर मैप निकालता है और आइलैंड का डिस्क्रिप्शन देता है। ये जगह अर्थ का पैराडाइज जैसा है। लेकिन क्रिमिनल्स तुरंत डाउट करने लगते हैं। ये सब झूठ लग रहा है, ट्रैप होगा, हमको मारने भेज रहे हो। सब नॉइसी हो जाते हैं। फिर बोला जाता है मास्क हटाओ, और जो दिखाया जाता है सब शॉक हो जाते हैं। उनके सामने बैठा होता है एक आदमी जिसके पूरे बॉडी से फूल उग रहे होते हैं, लिटरली फ्लावर्स। ऑफिसर बताता है ये रीसेंट एक्सपीडिशन का इकलौता सर्वाइवर है, बाकी 60 लोग गायब। सब लोग डर जाते हैं, ये क्या बकवास जगह है। ऑफिशियल समझाने की कोशिश करते हैं कि फूल एक मिस्टिकल ब्लेसिंग है, लेकिन क्रिमिनल्स और गुस्सा हो जाते हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं। तब एक ऑफिसर रो पड़ता है और चिल्लाता है तुम लोग वैसे भी डेथ रो क्रिमिनल्स हो, इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से मरना मिलेगा तो थैंकफुल रहो। मतलब फुल डिसरेस्पेक्ट। ऑब्वियसली क्रिमिनल्स आइलैंड जाना नहीं चाहते, रिस्क बहुत हाई है, कोई गारंटी नहीं है कि वापस आएंगे। कुछ बोलते हैं हो सकता है एलिक्सर एग्जिस्ट ही ना करता हो, हम बस फालतू में मर जाएंगे। एटमॉस्फेयर प्योर टेंशन से भरा हुआ है। और तब एक ऑफिसर ठंडे टोन में बोलता है जो जाना नहीं चाहता वो अभी पीछे हट सकता है। ऑफिशियल बोलते हैं कि शायद एलिक्सर ऑफ लाइफ का कोई वजूद ही ना हो, और जो भी उस आइलैंड पर जाएगा हो सकता है वो सब बेकार में मर जाएं। ये सुनते ही सब क्रिमिनल्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तभी एक सरकारी आदमी बोलता है अगर तुम लोग खुश नहीं हो तो मिशन छोड़कर जा सकते हो। लेकिन भाई ये कोई मजाक नहीं था। जैसे ही एक कैदी भागने की कोशिश करता है, अचाक एक ही स्ट्राइक में उसका सर उड़ा दिया जाता है। और किसने मारा? वही लाल बाल वाला एग्जीक्यूशनर की आंख पर पैच है। की स्पीड और क्लीन कट देख के लगता है कि उसका लेवल सहीरी के फादर जैसा ही डेडली है। मतलब ये लोग मजाक नहीं कर रहे। फिर गार्ड्स अनाउंस करते हैं हर बैंडिट को एक पार्टनर दिया जाएगा, और वो पार्टनर होगा एक एग्जीक्यूशनर। बेसिकली सबको दो दो की टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, और वार्निंग्स भी मिलती है अगर आइलैंड पर कोई क्राइम किया या भागने की कोशिश की, एग्जीक्यूशनर बिना एक सेकंड सोचे सीधा सर काट देगा। इसी वक्त पता चलता है कि ताहिरी ही प्रोटैगनिस्ट की पार्टनर है, और वो तुरंत अपनी तलवार उसके गले पर रख देती है। मतलब क्लियर मैसेज, ज्यादा हीरो मत बनना। ऊपर से एक और रूल, अगर एग्जीक्यूशनर को कुछ हो गया तो पूरा यामादा क्लैन आके क्रिमिनल को मार डालेगा। ये क्लैन काफी पावरफुल और डेंजरस है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज, काबी मारू बिल्कुल शांत खड़ा है, न डर न टेंशन। ताहिरी सोचती है ये बंदा या तो बहादुर है या सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ ही नहीं पा रहा। फिर गवर्नर चुपके से ऑफिसर के कान में कुछ बोलता है और अनाउंसमेंट होता है हम अब निकलने वाले हैं। इन प्रॉब्लम शिप में जगह लिमिटेड है तो क्या करें। ऑफिशियल हिंट देता है, और हिंट को समझते ही क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हाँ दोस्तों, सर्वाइवल गेम शुरू हो गया। जो बेकार है वो मरेगा, जो बचेगा वही आइलैंड जाएगा। गवर्नर ऊपर से ये सब देख रहा है और शौक होने के बजाय मजे ले रहा है, क्योंकि उसको यही चाहिए था, खूनी तमाशा। फिर बात आती है रेड सील क्रिमिनल्स की। ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं, ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल फाइटर्स हैं, और उनमें हमारा गाबी मारू भी शामिल है। अभी आई पैच वाला बंदा जिसका नाम ईजन है तागिरी के पास आता है और बोलता है यहाँ जो हो रहा है ये कुछ भी नहीं, आइलैंड पर जो होगा वो इससे कई गुना ज्यादा भयानक होगा, और सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं एग्जीक्यूशनर्स को भी सफर करना पड़ेगा। फिर वो सागिरी को टॉन्ट करता है तुम एग्जीक्यूशनर बनने के लायक नहीं हो, तुम अपने विक्टिम्स को मारते वक्त हेजिटेट करती हो, तुम समुराई की बेटी हो, तुम्हें महल में आराम से रहना चाहिए, ना कि तलवार से लोगों के खून करने चाहिए। ये सुन के सागिरी अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश करती है। आई पैच वाला बंदा बोलता है कि तुम अपने विक्टिम्स की गिल्ट और उनकी आत्मा का बोझ नहीं उठा पाओगी। ये सुनकर सागिरी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन वो शांत आवाज में बोलती है चाहे मैं घर पर भी रहूं, मेरी फैमिली की रेपुटेशन पहले ही मेरे साथ चलती है, क्योंकि दोस्तों उसका गुजारा ही लोगों को मारने पर डिपेंड करता है। हाँ, उनका पूरा खानदान एग्जीक्यूशनर्स का है। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है। बचपन में लोग उसे डराते थे, उससे दूर रहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका परिवार लोगों का असर काटता था। एक दिन उसने डिसाइड किया सच से भागना बंद। उसने एक छोटी सी ब्लेड उठाई और रियलिटी का सामना किया, और तब उसने पहली बार कटाना निकाली, और वही था उसका पहला कदम एक एग्जीक्यूशनर बनने की तरफ। प्रेजेंट में वापस आके ताहिरी सीधे आई पैच वाले को बोलती है चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं एक वॉरियर बनूंगी, मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये लाइन सुन के गूज़बम्प्स आ जाते हैं, लेकिन तभी
क्रिमिनल्स समझ जाते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। तो वो डिसाइड करते हैं मिलके गार्ड्स पर अटैक करो और भाग जाओ। और ऑब्वियसली उनको सागिरी वीक लगती है, तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। इस दिन उसे बचाने जाता है, लेकिन सागिरी बोलती है मैं खुद हैंडल करूंगी। और फिर शिंग तलवार निकालती है और भाई सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक के बाद एक सबके सर जमीन पर। इतने क्लीन कट्स की समझ ही नहीं आता क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। वो फिर हेजिटेट करती है। इसी वजह से ओपोनेंट्स को अननेसेसरी दर्द होता है और वो खुद को ब्लेम करने लगती है। तभी गाबीमारू बोलता है किसी को मारते वक्त कोई भी शांत नहीं रह सकता। ये लाइन सुन के सब उसकी तरफ देखते हैं, सागिरी भी। और तब पता चलता है गाबीमारू चुपके से शोगुन के बिल्कुल पास पहुंच गया। गार्ड शॉक में होते हैं ये कब आया, लेकिन मास्क एयर करने की बजाय गाबीमारू बोलता है वायलेंस कम करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई बचेगा ही नहीं। पर क्राउड उसने तो सिर्फ तमाशा देखना है, इसलिए एक गार्ड बोलता है जो गाबीमारू को जला देगा उसे डायरेक्ट पास मिलेगा। एक क्रिमिनल अटैक करता है। गाबीमारू क्लियरली बोलता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन ओपोनेंट पीछे नहीं हटता। गाबीमारू दुखी होकर बोलता है मैं और एक आत्मा का बोझ नहीं उठाना चाहता, पर मजबूर हूँ। फिर एक सेकंड का मूव होता है, थ्रोट कट और सीधा डिकैपिटेशन। और सबसे क्रेजी बात, उसके हाथ बंधे हुए थे, मतलब बंधे हाथों से भी इतना डेडली। फिर सब क्रिमिनल्स एक साथ अटैक करते हैं और भाई गाबीमारू मोड ऑन। गर्दन तोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी, सबको उड़ा दिया। पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ खून ही खून। आखिर में गाबीमारू खड़ा होता है, पूरा खून से भरा हुआ। सब लोग उसे देखकर सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, मॉन्स्टर। लेकिन सागिरी कुछ और देखती है। उसे महसूस होता है गाबीमारू ने जितनी जान ली है उनका बोझ उसके दिल पर कितना ज्यादा हो गया है। वो सोचती है ये इंसान कितना दर्द झेल रहा होगा। तब गाबीमारू कामली बोलता है मैं अपने कर्म और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। गाबीमारू की फाइट देखने के बाद सागिरी को एक बड़ा रियलाइजेशन होता है। उसे समझ आता है कि एग्जीक्यूशन करते वक्त डर खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस और कर्मा को एक्सेप्ट करना जरूरी है। बिल्कुल गाबीमारू की तरह वो अपने एक्शन से भागता नहीं, उन्हें फेस करता है। और यही बात सागिरी के दिल को टच कर जाती है। इसके तुरंत बाद ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं निर्वाणा एक्सपीडिशंस के मेंबर्स का नाम, और ऑब्वियसली गाबीमारू लिस्ट में है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ यूजुरिया, तामिया, उरोबो, अकारिनु, माजिका, रोकुरोतो, यूमी, नूरी और बाकी लोग। टोटल 10 क्रिमिनल्स, और हर एक के साथ होगा एक पर्सनल एग्जीक्यूशनर गार्ड, मतलब बेबी सीटर प्लस किलर कॉम्बो। 3 शिफ्ट होता है। सब शिप पर चढ़ते हैं और फाइनली निर्वाणा आइलैंड पर अराइवल होता है। गाबीमारू जैसे आइलैंड देखता है तो शॉक हो जाता है। भाई जगह इतनी खूबसूरत है जैसे स्वर्ग जमीन पर आ गया हो, लेकिन इस ब्यूटी के पीछे कुछ डार्क वाइब्स भी हैं। यहाँ गाबीमारू को एक पुरानी मेमोरी याद आती है। उसके क्लैन का लीडर, जिसे लोग इमॉर्टल बोलते थे, क्लैन के लोग उस पर तलवार, तीर, वेपन से अटैक करते रहे। उसका बॉडी पूरा छेद दिया, लेकिन वो बंदा बस मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। और लोग बोलते थे उसने किसी समुंदर के पार वाली जमीन से एक दवा पी थी, मतलब एलिक्सर ऑफ लाइफ, मॉर्टेलिटी का पोशन। गाबीमारू ये सब सागिरी को बताता है, लेकिन सागिरी थोड़ी स्केप्टिकल, ये सच हो ही नहीं सकता। गाबीमारू बोलता है मैं भी पहले यही सोचता था, पर ये रियल है। लेकिन प्रॉब्लम, लोकेशन अननोन है, एलिक्सर कहाँ है किसी को नहीं पता। अब दोनों जंगल एक्सप्लोर करते हैं और सागिरी बोलती है ये जगह तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन गाबीमारू का अपोजिट रिएक्शन है, मुझे ये जगह डरा रही है, यहाँ कुछ तो गलत है और पता नहीं क्या डेंजर्स मिलेंगे। और ऑनेस्टली उसका इंस्टिंक्ट सही लगता है। फिर गाबीमारू अपनी आर्मर उतारने लगता है। सागिरी तुरंत मत उतारो, गाबीमारू बोलता है पागल हो क्या, अननोन जंगल में बंधे हाथ के साथ चलना सुसाइड है। लेकिन सागिरी कोल्ड टोन में बोलती है मेरा काम तुम्हें गार्ड करना है, रूल्स फॉलो होंगे। वो उसे नई रस्सी देती है और बोलती है खुद को बांधो। हैवेज एनर्जी में गाबीमारू फिर एक लॉजिक देता है, देखो सिचुएशन कितनी खराब है, सिर्फ 3 दिन का फूड, 3 दिन का पानी और एक रैंडम ड्राइंग ही क्लू है। लोगन सच में एलेक्सर ढूंढना चाहता भी है या नहीं। सागिरी इरिटेट हो जाती है और तलवार सीधा उसकी गर्दन पर रखती है और बोलती है मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी एग्जीक्यूशनर हूँ, अगर ऑर्डर्स नहीं माने तो सीधा सर काट दूंगी। वो एकदम कोल्ड, ब्रूटल और प्रोफेशनल थी। गाबीमारू चुप हो जाता है और हाथ बांध लेता है।
अंदर से बस एक ही थॉट, ये सब मैं अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। एकदम इमोशनल मोमेंट। लेकिन तभी बूम, एक बड़ा सा आयरन मेस उसके मुंह पर लगता है। काबीमारू हवा में उड़ जाता है और सामने आता है कियोन, एक क्रेजी वॉरियर मॉन्क। वो हंस के बोलता है, गार्ड डाउन रखोगे तो मरोगे। शॉकिंगली इतना पावरफुल हिट के बाद भी काबीमारू जिंदा है। सागिरी चेक करती है और बोलती है, सिर्फ नेक डिसलोकेशन है भाई, सिर्फ। और हमें पता चलता है कि उनका बैक स्टोरी, वेपन्स का ऑब्सेस्ड मॉन्क हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर को मार चुका है सिर्फ उनके वेपन्स कलेक्ट करने के लिए। मतलब वॉकिंग साइको। ऐसे डेंजरस लोग एक ही आइलैंड पर, और टारगेट एलिक्सर ऑफ लाइफ। ये कोई नॉर्मल मॉन्क नहीं है, मेडिटेशन या शांत टाइप। ये बंदा तो प्योर वेपन साइको है। इसको हथियारों का इतना ऑब्सेशन है कि हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर्स को हंट करके उनके वेपन्स लूट लेता है। मतलब बंदा लोगों को मार के कलेक्शन बनाता है, जैसे कोई पोकेमॉन कलेक्ट करता है। फाइट के बाद काबीमारू सागिरी को नोटिस करवाता है, उसके हाथ बंद ही नहीं है। तब सागिरी अपने सीनियर से पूछती है, इस प्रिजनर के हाथ क्यों नहीं बंधे? सीनियर कैजुअली बोलता है, रिटर्न ट्रिप में बांध लेंगे, टाइम वेस्ट मत करो। भाई, इतना चिल एटीट्यूड। काबीमारू ये सुनकर सोचता है, अगर उसको फ्रीडम मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं। लेकिन ऑब्वियसली उसकी किस्मत खराब है। फिर सीनियर सागिरी को टॉन्ट करता है, तुम लोएस्ट रैंक एग्जीक्यूशनर हो क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्ट हो। इनडायरेक्टली इंसल्ट करता है। सागिरी इरिटेट हो जाती है और उसकी बात कट कर देती है। तभी कियोन गुस्से में अपनी ह्यूज वेपन जमीन पर पटकता है। काबीमारू ने मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और फिर अपनी वेपन से भरी बॉक्स दिखाता है, स्पीयर्स, चेन्स, एक्सेस, सब कुछ। बोलता है, इन सब को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। काबीमारू कहता है, भाई ये तो वेपन फेटिश वाला निकला। और सोचता है, लड़ना बेकार है, एनर्जी वेस्ट होगी, दूसरे क्रिमिनल्स एडवांटेज ले लेंगे। लेकिन कियोन सीधा बोलता है, पहले तुम क्रिमिनल्स को ही खत्म करते हैं और फिर ढूंढेंगे एलिक्सर, मतलब फ्रेंडली फायर। और एग्जीक्यूशनर साइड से किशियो को क्वाइटली फाइट करते हुए देख रहा है, जैसे लाइव शो चल रहा हो। काबीमारू थोड़ा अपसेट होता है, फिर से किसी को मारना पड़ेगा, मेरी वाइफ को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन फेस पे कोई इमोशन नहीं, प्योर असैसिन मोड। फाइट स्टार्ट होता है, क्योन फुल स्पीड से चार्ज करता है। सागिरी बोलती है, हाथ बांध के लड़ो। काबीमारू का रिएक्शन होता है, सीरियसली? फिर भी बांध लेता है। क्योन का फर्स्ट अटैक क्रैश, वेपन टूट गया। सेकंड वेपन फिर टूट गया। थर्ड वेपन अगेन ब्रेक। भाई, काबीमारू का बॉडी क्या है, आयरन वॉल। फाइनली कियोन चेन बॉल यूज करता है। काबीमारू बंदे हाथों से ही अटैक पकड़ लेता है। इनको लेवरेज बनाकर कियोन को हवा में फेंक देता है, फिर स्पीयर को किक करके उसी पे मार देता है। सिंगल कॉम्बो, गेम ओवर। सागिरी शॉक हो जाती है, एक ही हिट में खत्म। लेकिन सडनली कियोन उठ जाता है और हंसने लगता है, और फिर रिवील करता है कि उसकी आर्मर स्किन से जुड़ी हुई है और मास्क गिर जाता है। पूरा टेरिफाइंग प्योर हॉरर मूवी विलन जैसा होता है। और फिर काबीमारू का डार्क मोड ऑन होता है। इस बार नो मर्सी, नो हेजिटेशन, ब्रूटल फिनिश। उसको इतना बुरी तरह हराता है कि पूरा बैटलफील्ड मैस बन जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, काबीमारू के अभी भी हाथ बंधे हुए थे और एक भी स्क्रैच नहीं। मॉन्स्टर लेवल ड्यूरेबिलिटी। फाइट के बाद काबीमारू कैजुअली सागिरी के पास आता है और बोलता है, चलो टाइम वेस्ट हो गया, एलिक्सर ढूंढते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सागिरी डिसबिलीफ में है। काबीमारू हाथ दिखाता है और बोलता है, देखो अभी भी बंधे हैं। तब किशियो स्वॉर्ड निकालता है, लगता है फाइट करेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ डेड प्रिजनर का हेड उठाता है और बोलता है, मेरा काम खत्म, मैं घर जा रहा हूँ, गर्म पानी से नहा लूंगा। भाई, इतना सेविज प्रोफेशनलिज्म। जाते जाते बोलता है, हम ना एनिमीज हैं ना एलाइज, बस अपना काम कर रहे हैं। और वॉर्न करता है, आइलैंड पे लोग गायब हो रहे हैं, केयरफुल रहना। फिर सागिरी को देखता है और कहता है, तुम डेंजर में हो, काबीमारू को गार्ड करना इजी नहीं है। और एक और डार्क लाइन बोलता है, कुछ लोग अलायंस बनाएंगे, कुछ अपने एग्जीक्यूशनर्स को सेड्यूस करेंगे और कुछ ऑलरेडी मारना शुरू कर चुके हैं। मतलब दोस्तों, गेम ऑफिशियली स्टार्ट। ट्रस्ट बिल्कुल जीरो, सेफ्टी बिल्कुल जीरो, और ये आइलैंड प्योर डेथ जोन। अब हर स्टेप पे बैटल रॉयल, फाइट्स और सर्वाइवल होने वाला है। इस सीन में बताया जाता है कि कुछ लोग अलायंसेस बनाने वाले हैं, कुछ लोग अपने वर्डुगोस को सेड्यूस करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग ऑलरेडी मर्डर कर चुके हैं। इसका प्रूफ तब मिलता है जब एक क्रिमिनल जंगल में एक जाइंट कैदी के हाथों
मारा जाता है। जाते जाते वो प्रिडिक्ट करता है कि कुछ ही घंटों में सिचुएशन पूरी तरह बदलने वाली है और आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स मर जाएंगे। तो ये भी कहता है कि वहां मौजूद ज्यादातर क्रिमिनल्स रिप्लेसेबल हैं, इसलिए शोगुनेट ने काबीमारू के क्लैन से और वॉरियर्स मंगाए हैं। उस तागिरी को रूमर्स के बारे में भी बताता है कि इस मिशन में लोगों का परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि अगला चीफ एग्जीक्यूशनर कौन होगा। इतना सब कहने के बाद वो एक वार्निंग देकर चला जाता है कि सागिरी को क्रिमिनल्स के सामने अपनी गार्ड्स नीचे नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सागिरी गाबीमारू को देखती है और अपने आप को याद दिलाती है कि वो बहुत डेंजरस है, भले ही पिछले कुछ दिनों में उसका सफर बिना किसी इंसिडेंट के रहा हो। वो सोचती है कि शायद वो अभी तक गाबीमारू के असली कैरेक्टर को समझ नहीं पाई है। अचानक वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और देखती है कि गाबीमारू उस पर अटैक कर चुका है। तागिरी मुश्किल से अटैक ब्लॉक करती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। कोल्ड और बेरहम आंखों के साथ गाबीमारू कन्फेस करता है कि उसे बिना दर्द दिए मारना चाहता है। तागिरी उसकी आंखों में देखकर सोचती है कि शायद अब उसने गाबीमारू की असली नेचर देख ली है। गाबीमारू अपने पास को याद करता है जब उसके पेरेंट्स गांव छोड़कर चले गए थे और गांव के लीडर ने कहा था कि इमोशंस इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, खासकर अपनी सबसे कीमती चीजों को। इसी सोच के साथ गाबीमारू सागिरी पर प्रेशर बनाता है, लेकिन सागिरी उसे याद दिलाती है कि एग्जीक्यूशनर पर अटैक करना रूल्स के खिलाफ है। तब गाबीमारू कहता है कि इस सिचुएशन में सब कुछ प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। उसका गोल है एलिक्सर को पहले पाना, इससे पहले कि उसके गांव के लोग इन सब में इंटरफेयर करें। वो कहता है कि सागिरी उसके लिए सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है। फाइट कंटिन्यू होती है और सागिरी गाबीमारू की एक्सट्रीम और एबनॉर्मल मोरालिटी को समझने लगती है। वो सोचती है इस निंजा को तुरंत एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, लेकिन किसी वजह से वो हेजिटेट करती है। उसी तरह गाबीमारू भी हेजिटेट करता है। वो जानता है कि उसे उस वक्त सागिरी को मार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता क्योंकि उसका सबसे बड़ा गोल अपनी वाइफ के पास वापस जाना है। गाबीमारू को अपनी वाइफ की बातें याद आती हैं, जहां उसने कहा था कि लोगों को मारना चाहना बिल्कुल नेचुरल है। गाबीमारू ने पहले कहा था कि उसे अपनी इमोशंस मिटा देनी चाहिए और खुद को खाली बना देना चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ प्यार से हंसकर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जब वो एक छोटी सी किस पर भी शर्मा जाता है, वो कहती है कि अपने असली फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना जरूरी है और अगर गाबीमारू अपने दिल के बेस पर कोई डिसीजन लेगा तो वो हर हाल में उसका साथ देगी। प्रेजेंट में वापस आते हैं। फाइट के दौरान गाबीमारू को मौका मिलता है, लेकिन वो फाइनल ब्लो नहीं दे पाता। वो नोटिस करता है कि उसकी पुरानी कोल्ड किलिंग इंस्टिंक्ट वापस आ रही है, जो उसे इस टेस्ट में जिंदा रहने में मदद कर सकती है। वो गांव के लीडर की बातें याद करता है, सागिरी की तलवार तोड़ देता है और डिसिसिव स्ट्राइक देने जाता है, लेकिन सागिरी अपनी वाइना से ब्लॉक कर देती है। तब गाबीमारू कन्फेस करता है कि उसे बाकी क्रिमिनल्स के फेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सागिरी को मारना उसे खुद भी दर्द देगा। वो उसे कहता है कि उसे शांति से खत्म करने दे। सागिरी अभी भी स्केप्टिकल रहती है कि क्या गाबीमारू के अंदर इमोशंस बचे हैं या नहीं। फाइट और इंटेंस हो जाती है और गांव के लीडर की डार्क प्रेजेंस गाबीमारू को और रूथलेस बनने के लिए उकसाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसकी वाइफ की याद एक रोशनी की तरह उसके दिमाग में आ जाती है। गाबीमारू रुक जाता है और सागिरी को मारने से पहले ही खुद को कंट्रोल कर लेता है। सागिरी समझ जाती है कि गाबीमारू असल में अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, इसलिए वो भी उस पर अटैक करने में हेजिटेट कर रही थी। आखिर में गाबीमारू रो पड़ता है और खुद को वीक कहता है क्योंकि वो सागिरी को मार नहीं पाया। तब सागिरी उसे समझाती है कि ये कमजोरी नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ की शुरुआत है। वो कहती है कि इमोशन से भागना ऐसे ही है जैसे सच से नजर चुरा लेना, और वो ये इसलिए जानती है क्योंकि उसने ही उसे इनडायरेक्टली अपने डीमंस का सामना करना सिखाया था। खड़े होते हुए सागिरी गाबीमारू से कहती है कि वो उसकी अभी तक की गलतियों को फिलहाल नजरअंदाज करेगी और उसे चैलेंज करती है कि वो अपने क्राइम्स और इमोशंस दोनों का सामना करे ताकि अपनी जिंदगी वापस पा सके। वो ये भी ऐड करती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है ताकि देख सके कि क्या गाबीमारू जैसा इंसान भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। सागिरी कहती है कि भले ही उनका रिलेशन अभी ऑफिशियली नहीं बदला हो, लेकिन गाबीमारू अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ फूची और तमिया आइलैंड पर बनी हुई अजीब स्टैचूज को देखकर हैरान रह जाते हैं। इससे ये हिंट मिलता है कि बहुत पुराने टाइम में यहाँ एक सिविलाइजेशन मौजूद थी। जब वो हैरानी और कंफ्यूजन के साथ देख रहे होते हैं,
तब उनमें से एक बटरफ्लाई को इंस्पेक्ट करता है। अचानक बटरफ्लाई उसे स्टिंग कर देती है और तुरंत उसे एक विजन दिखाई देता है। इसमें वो देखता है कि अगर पॉइजन उसके बॉडी में फैल गया तो क्या हो सकता है। ये समझते ही वो बिना हिचकिचाए अपने हाथ काट देता है और उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों देखते हैं कि आइलैंड पर फ्लावर्स तेजी से उगने लगते हैं और कई और स्ट्रेंज क्रिएचर्स भी सामने आते हैं, जिनमें से एक जाइंट भी होता है जिसके हाथ आंखों जैसे होते हैं। वापस मेन टीम पर आते हैं जहाँ गाबीमारू और सागिरी का सामना एक फिश हेड मॉन्स्टर से होता है। गाबीमारू बिना सोचे अपना मास्क पहनता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक पास सीन दिखाया जाता है जहां फूची और तामिया राफ्ट पर आइलैंड पर पहुंचते हैं। दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं और फिर जंगल में एंटर करते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें जाइंट इंसेक्ट्स और उनसे भी बड़ी बीस्ट मिलती हैं। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि गाबीमारू और सागिरी कई इनॉर्मस बीस्ट से घिर जाते हैं। सागिरी डर जाती है लेकिन गाबीमारू बिल्कुल शांत रहता है और अपनी फायर पावर का यूज करके कई मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। इसी बीच सागिरी एक क्रिएचर के सामने एक्सपोज हो जाती है और शॉक की वजह से रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन गाबीमारू टाइम पर उसे बचा लेता है। उसके बाद यूजुरिहा और उसका पार्टनर फाइट में एंट्री लेते हैं और हेल्प करते हैं। जब बैटल खत्म होती है तब यूजुरिहा कहती है कि ये काफी सरप्राइजिंग है कि गाबीमारू ने अकेले ही इतने मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो आइलैंड के इंसेक्ट्स और क्रिएचर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन शेयर करती है और इसी दौरान गाबीमारू और बाकी लोग एक टेम्पररी अलायंस बना लेते हैं। सागिरी को लगता है कि आइलैंड पर आने के बाद उसने खुद में कोई प्रोग्रेस नहीं किया और सिचुएशन के स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो जाती है। पैरेलल में आइलैंड के एक और हिस्से में तोमा और चौबे नाम के दो भाई पहुंचते हैं जो एलिक्सर ऑफ लाइफ की तलाश में हैं। उनका पास दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि तोमा ससाइमोन क्लैन में एंटर कर लेता है और एक एग्जीक्यूशनर बन जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने भाई चोबे के साथ रह सके। आइलैंड पर आगे बढ़ते हुए दोनों कई डेंजरस बीच का सामना करते हैं, लेकिन टीम वर्क के दम पर वो उन सब के बीच से रास्ता बना लेते हैं। वापस मेन ग्रुप में गाबीमारू बेहोशी की हालत में सागिरी को अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है ताकि वो सेफ रहे। कुछ टाइम बाद सागिरी होश में आती है और केव से बाहर निकलकर देखती है कि गाबीमारू सबके लिए खाना बना रहा है। फिर सब लोग आइलैंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। गाबीमारू बताता है कि खाना ढूंढते वक्त उसने बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं। वो रिवील करता है कि आइलैंड की ज्यादातर फ्लावर्स और वेजिटेशन ह्यूमन बॉडी से उगकर बनी है। हाँ, लेकिन वो क्लियरिफाई करता है कि जो इंग्रेडिएंट्स उसने खाने में यूज किए हैं वो नॉर्मल प्लांट से हैं। इसके बाद सब लोग आइलैंड्स के सीक्रेट्स को लेकर और थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं और यहीं से कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा एनिमे देखना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किलर स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ओताकू, देसी सेंपाई साइनिंग ऑफ।